नमस्कार मेरे प्यारे भाई और बहनों। आज मैं आपके लिए लाया हूँ साइंस यूनिट नंबर 5 जो रीट में जुड़ी है। जो रीट 2021 में नया टॉपिक जुड़ा है, कृषि पद्धति और राजस्थान में उगाई जाने वाली फसलें। तो इन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे। तो पहला हमारा टॉपिक है कृषि पद्धति और सेकेंड टॉपिक में हम करेंगे राजस्थान में उगाई जाने वाली फसलें। तो आपको बता दूं, मैं ये आरबीएससी और एनसीईआरटी दोनों से मैंने अच्छे अच्छे नोट्स बनाए हैं कि इनसे बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन न जाने पाए। तो अगर मेरा नाम है जीवराज सिंह और आपके लिए मैं लाया हूँ क्या, एक मोटिवेशन। कैसे हार जाऊं मैं इन तकलीफ़ों के सामने, मेरी माँ तरक्की की आस में कब से बैठी है। तो आप समझ रहे हैं कि मैं किसकी तरफ इशारा कर रहा हूँ। आपकी जीत जीत की तरफ इशारा कर रहा हूँ मैं। और आपकी माता की जो आस है कि हमारा बच्चा, हमारी बेटी, हमारा बेटा तरक्की करेंगे, तो उसी के आस में आपके माता पिता का सपना पूरा करना है आपको। तो आज हम स्टार्ट करते हैं कृषि पद्धति में। पहले कृषि पद्धति से पहले हमें पढ़ते हैं फसल। फसल क्या होती है? देखो, जब एक ही किस्म के पौधे हैं ना किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो इसे फसल कहते हैं। तो देखो मेरे प्यारे भाई और बहनों, करना कुछ नहीं है। मान लो ये आपका क्या है, ये आपका खेत है। इस खेत में आपने फसल उगा दी, एक ही किस्म की फसल उगा दी, ठीक है। बुगा ठीक है, गेहूँ या चना कुछ भी बो दिया आपने, ठीक है। तो अब ये एक ही किस्म के पौधे इतने क्षेत्रफल में आ गए, यानी बड़ा एरिया एरिया इन्होंने ग्रहण किया। तो इस एरिया में इतनी बड़ी संख्या में एक ही किस्म के पौधे हुए, तो इन पौधों को क्या कहेंगे हम? तो इन पौधों को हम कहेंगे फसल। ये बात बताओ, आपको समझ में आई कि नहीं आई? ये बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, आ गई। तो अब देखो आगे, अब देखो आगे। अब फसल के प्रकार, स्क्रीनशॉट ले लेना, शानदार तरीके से बनाए नोट्स आपके लिए। फसल के प्रकार, फसल के 3 प्रकार हैं। खरीफ की फसल, ठीक है, खरीफ की फसल। तो फसल के प्रकार है खरीफ की फसल, रबी की फसल और जायद की फसल। अब आपको करना कुछ नहीं है। खरीफ की फसल है वो गर्मियों में बोई जाती है, रबी की फसल है वो सर्दियों में बोई जाती है, और जायद की फसल है वो इन दोनों फसलों के मध्य में बोई जाती है। तो यहाँ पे बात क्लियर। अब आपको मैं बता देता हूँ कि खरीफ फसल और रबी की फसलों में अंतर, ठीक है। तो पहला अंतर, खरीफ फसल मौसम मानसून के आगमन से शुरू होता है तथा शीत ऋतु के प्रारंभ तक चलता है। सीधी सी बात है, आप राजस्थानी हो और राजस्थानी है तो आप फसल से भली भली भांति परिचित हैं, ठीक है। और रबी की फसल यानी ये फसल कब बोई जाती है? शीतकाल में बोई जाती है, ठीक है। शीतकाल में प्रारंभ होती है और ग्रीष्म काल के आगमन तक ये इसकी कटाई होती है। तो दोनों में अंतर आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब मौसम की समय की बात करें तो यानी कि जो खरीफ की फसल है उसका समय क्या होता है? जून से लेकर जुलाई तक होता है। जून से जुलाई तक बुआई होती है, जबकि इसकी कटाई कब होती है? अक्टूबर से नवंबर तक इसकी कटाई चलती है। और जबकि हम रबी की फसल की बात करें तो रबी की फसल का मौसम का समय अक्टूबर नवंबर में हम क्या करते हैं? रबी की फसल बोते हैं और मार्च से अप्रैल तक इसकी क्या करते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों? कटाई करते हैं। यहाँ तक बात आपको बिल्कुल क्लियर हो चुकी होगी, ठीक है, समझ में आ गई होगी। अब थोड़ा सा मैं एग्जाम्पल की बात कर लेता हूँ। खरीफ की फसलों के एग्जाम्पल और रबी की फसलों के एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल में क्या है? धान है, यानी धान किसको बोलते हैं? चावल को बोलते हैं। मक्का जानते हो आप, ज्वार, बाजरा, अरे राजस्थान को बाजरो तो घणो ही प्यारो से है, ठीक है। मूंग, मूंगफली, गन्ना, सोयाबीन, उड़द, तुअर, ठीक है, कपास, ठीक है, जूट, ये सब क्या हैं? सब किसके उदाहरण हैं? खरीफ की फसल के उदाहरण हैं। और रबी की फसल की बात करें तो रबी की फसल गेहूँ आ जाती है इसमें, जौ, जई, तोरियां, लाही बोलते हैं, राई, सरसों, पीली सरसों, अलसी, कुसुम, रबी, मक्का, ठीक है, शिशु मक्का, चना, मटर, ये सारे किस में बोते हैं हम? ये सारे बोते हैं किसमें? रबी की फसल में, ठीक है। यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब ये देखो, यहाँ पर मैं थोड़ा एक उदाहरण फोटो के आपको पिक्चर के द्वारा
समझा रहा हूँ। ये राइस, राइस यानी क्या होता है, चावल, वो चावल होता है, ये चावल की फसल है। कोरन, कोरन यानी होता है बच्चा मक्का, ये मक्का की फसल है। ठीक है, मक्का की फसल है। और सोयाबीन, ये किसकी, सोयाबीन की फसल है। ठीक है, ये शुगर केन यानी गन्ने की फसल है। और ये ग्राउंडनट, ग्राउंडनट क्या होती है, मूंगफली होती है। और ये कपास, ये कपास है। तो ये सारी मैंने फसलें बताई हैं। ये कौन सी फसलें हैं, ये फसलें हैं अभी अभी खरीफ की फसलों के एग्जाम्पल बताइए ये हैं। ठीक है, जबकि इधर मैंने आपको डायग्राम में क्या दिख रहा है, डायग्राम में क्या दिख रहा है आपको, आपको दिख रहा है पीछे सरसों है। ठीक है, सरसों है, ये गेहूं है, ये सरसों है। ठीक है, और ये चना है। ये सारी फसलें कौन सी हैं, ये सारी फसलें हैं रबी की फसलें हैं। ठीक है, ये रबी की फसलें, यहाँ तक बात बिल्कुल समझ में। अब थोड़ा और अंतर कर लेते हैं इन तीनों फसलों में। ठीक है, तीनों फसलों में अंतर करते हैं। तो रबी की फसल है वो मैंने पहले ही बताई है, फिर से रिवीजन हो जाएगा आपका। अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और जनवरी फरवरी तक इसकी कटाई होती है। खरीफ की फसल की बात करें तो जून जुलाई में बोई जाती है, सितंबर अक्टूबर तक इसकी कटाई होती है। जायद की फसल मार्च अप्रैल में बोई जाती है, मार्च और अप्रैल में, जबकि इसकी जून और जुलाई में क्या हो जाती है, कटाई हो जाती है। और जून जुलाई के बाद में फिर खरीफ की फसल बोई जाती है, इसकी शीत अक्टूबर तक कटाई चलती है। फिर शीत अक्टूबर के बाद रबी की फसल की बुआई चलती है और जनवरी फरवरी मार्च तक इसकी क्या होती है, कटाई होती है। तो यहाँ तक बात आपको सब क्लियर है। अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा राजस्थानी भाषा में क्या करते हैं, रवि की फसल है ना, यहाँ रवि लिख दिया, सॉरी यहाँ पर क्या होता है बेटा, रवि होता है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्या होगा, रवि होगा। तो रवि को उन्नालू, ठीक है, यानी उन्नालू कहा जाता है। और खरीफ की फसल को स्याड़ू या सावणू या सावणी कहा जाता है। ठीक है, रवि की मैंने अभी अभी बताया है, गेहूं है, चना, सरसों, मटर, अलसी, तारा मीरा, सूरजमुखी, ये सारी रवि की फसलों के क्या हैं, उदाहरण हैं। ठीक है, यहाँ तक बात आपको सबको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब आगे क्या है, खरीफ की फसल। खरीफ की फसल भी मैंने बता दी, उदाहरण बाजरा है, ज्वार, मूंगफली, कपास, मक्का, गन्ना, सोयाबीन, चावल, ये सारी कौन सी है, खरीफ की फसल है। ठीक है, जायद की फसलों की बात करें, खरबूजे, तरबूज, ककड़ी, ये सारी किसके एग्जाम्पल हैं, जायद की फसल के एग्जाम्पल है। अब आपको मैं बता दूं क्वेश्चन कैसे पूछेगा, क्वेश्चन आपको दे देगा कि निम्न में से जायद की फसल कौन सी है। ठीक है, तो तीन आपको दे देगा, खरीफ की फसल या रबी की फसल के एग्जाम्पल, और एक दे देगा आपको किसका, जायद की फसल का एग्जाम्पल, या खरबूजा दे देगा, तरबूज दे देगा, ककड़ी दे देगा। तो आपको क्या करना है, ये ऐसे क्वेश्चन बनाकर एग्जामिनर दे सकता है। खरीफ की फसल का एग्जाम्पल दे सकता है, एग्जाम्पल पूछ सकता है, क्वेश्चन वहाँ से पूछ सकता है, रबी की फसल से पूछ सकता है। तो ये आपको याद रखना है। फिर अब उपयोग के आधार पर फसलों का वर्गीकरण करें। वो तो तीन प्रकार होते हैं फसलों के। अब उपयोग के आधार पर बात करें तो उपयोग के आधार पर फसल, देखो समान गुणों वाली फसलें, उदाहरण और उपयोग। अब देखो अनाज, फसलों को एक अनाजी भाग में बांट दिया, यानी अनाज जिनमें अनाज जो खाया जाता है। तो अनाज गेहूँ, जौ, ज्वार, मक्का, बाजरा आदि, ये सारी फसलें क्या हैं मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये सारी फसलें कौन सी हैं, अनाजी फसलें, जिनको हम खाते हैं। जबकि इनका उपयोग किसके रूप में करते हैं, हम रोटी और दलिया के रूप में उपयोग करते हैं। यानी इन सभी फसलों का उपयोग किसके रूप में करेंगे, हम रोटी और दलिया के रूप में करेंगे। यहाँ तक बात समझ में आई कि नहीं आई, यहाँ तक बात आपको बिल्कुल मेरे हिसाब से क्लियर है। दलहनी की बात करें, ठीक है, दलहनी, तो दलहनी फसलों, दलहनी में कौन कौन सी फसलें आ जाती है, अरहर की दाल होती है। दलहनी यानी होती है दाल, दलहनी यानी क्या होती है, दाल। ठीक है, मूंग की दाल, चना की दाल, मसूर की दाल, उड़द की दाल, और इनका उपयोग किस में होता है, दाल के रूप में। ये मैंने आपको अभी अभी बता दिया है। तो यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी, स्क्रीनशॉट ले लेना साथ साथ में। ठीक है, दलहनी की हो गई। अब तिलहनी की बात कर लेते हैं। तिलहनी यानी तिल के रूप में कौन कौन सी, मूंगफली। तिलहनी यानी तेल, तेल निकाल दिया जाता है जिनका, तिल, अलसी, सरसों, सोयाबीन, अरंडी, इनका उपयोग किस में होता है, तिल के रूप में होता है। यहाँ तक बात आपको क्लियर है। मसालों वाली कौन कौन सी फसलें, मिर्च, धनिया, अजवाइन, ठीक है, जीरा, हल्दी, ये सब कौन सी हैं, मसाले वाली, उनका उपयोग मसाले के रूप में होता है।
ठीक है। फल और सब्जी वाली आम, बेर, मौसमी, माल्टा, भिंडी, लौकी, गोभी, टिंडा। ठीक है, ये सारी कौन सी है, इनमें फसल भी है और सब्जी वाली भी है। ठीक है, गोभी, टिंडा, लौकी, भिंडी ये तो क्या है, ये क्या है, ये सब्जी है। जबकि आम, बेर, मौसमी, माल्टा ये क्या है, फल है और इनका उपयोग फल और सब्जियों के रूप में होता है। यहाँ तक बात आपको क्लियर है, यहाँ तक आपको बात क्लियर है, समझ में भी आ चुकी होगी। ठीक, अन्य फसलें औषधि और चारा के रूप में भी हो, कुछ फसलें होती हैं जिनका औषधि के रूप में अफीम है जैसे। ठीक है, औषधियाँ और चारा के रूप में। अब देखो कृषि पद्धतियाँ, अब हमारा टॉपिक स्टार्ट हो जाता है कृषि पद्धतियाँ। ठीक है, अब कृषि पद्धतियाँ स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो कृषि पद्धतियाँ क्या होती है, देखो सीधी सी बात है, हमारे क्या होता है, जो खेती है ना, खेती बीजने से लेकर यानी फसल उगाने से लेकर उसका भंडारण तक जितने भी किसान को क्रियाकलाप करने पड़ते हैं कि उन सभी को क्या कहते हैं, कृषि पद्धतियाँ कहते हैं। उन सभी को क्या कहते हैं, कृषि पद्धतियाँ कहते हैं। यहाँ तक बात आपको क्लियर है, यहाँ तक बात आपको क्या क्लियर है। अब देखो फसल उगाने से लेकर, ठीक है, इसमें लिख रखा है फसल उगाने से लेकर भंडारण तक किसान को अनेक क्रियाकलाप, यानी क्रियाकलाप का अर्थ क्या समझे यहाँ पर, कार्य, अनेक कार्य करने पड़ते हैं जिन्हें कृषि पद्धतियाँ कहती हैं या खेती के चरण कहती हैं, यानी खेती के चरण कहती हैं। सीधी सी बात याद रखना, कृषि पद्धतियाँ खेती के चरण, यानी किसानों को किन किन चरणों से गुजरना पड़ता है। ठीक है, जो क्या है, निम्न है, जो क्या है, निम्न है। तो यानी यहाँ पर कृषि पद्धतियों के चरण हैं, वो कौन कौन से अभी आपको मैं बताने वाला हूँ। तो अभी आपको मैं बताने वाला हूँ कौन कौन से चरण हैं, तो आपको याद हो जाएगा आराम से। ये देखो इसमें कृषि के चरण, थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, सारे चरण एक साथ दिख जाए। ये लो, ये आ गए आपके कृषि के चरण। ठीक है, ये कृषि के चरण आ गया। पहला चरण कौन सा हो गया, मिट्टी तैयार करना। दूसरा चरण बुआई करना। तीसरा चरण उर्वरक देना। चौथा चरण सिंचाई करना। पांचवा चरण फसल की सुरक्षा करना। छठा चरण फसल काटना। और सातवां चरण अनाज का भंडारण करना। यानी ये 7 चरण होती हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है कि पर कृषि पद्धति है उसके कितने चरण होते हैं। तो आपको सीधा सा याद रखना है कि इसके चरण होते हैं 7। मिट्टी तैयार करना, यानी फसल को बोने से पहले किसान को क्या करनी पड़ती है, मिट्टी तैयार करनी पड़ती है, यानी मिट्टी को पोला करना पड़ता है। ठीक है, जिससे यानी हम क्या पोला पोला करते हैं, पोला बोलते हैं, यानी जुताई बोलते हैं, जिसको जुताई करनी पड़ती है। ठीक है, मिट्टी की जुताई करने के बाद में क्या होती है, उसकी बुआई होती है। बुआई के लिए स्वच्छ अच्छे गुणों वाले बीजों का चयन किया जाता है। ठीक है, जिससे फसल का उत्पादन ज़्यादा हो। ठीक है, अब बुआई के लिए भी क्या है, आधुनिक परंपरागत औजार है और आधुनिक औजार हैं। ठीक है, जिसे सीड ड्रिप बोलते हैं। फिर बुआई हो गई, फसल उग गई। अब फसल की वृद्धि के लिए पोषक तत्वों की मात्रा मिलाने के लिए खाद दी जाती है। अब खाद देंगे, फिर खाद देने के बाद फसल की सिंचाई की जाती है, उसको पानी दिया जाता है। ठीक है, अब पानी भी पारंपरिक और आधुनिक तरीके से दी जाती है, वो भी आपको इस पाठ में डिटेल से मैं बताने वाला हूँ। फिर फसल की क्या की जाएगी, सुरक्षा भी कई प्रकार से की जाती है। फिर फसल पक जाती है तो उसको कटाई की जाती है। और अंत में क्या होता है, फसल का भंडारण होता है। तो यानी इन सातों पर हम विस्तार से वर्णन करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। तो यानी आपका जो भी क्वेश्चन बनेगा वो इनसे बाहर नहीं बनने वाले हैं, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं, पहला चरण पढ़ते हैं। पहला चरण है आपका मिट्टी तैयार करना। पहला चरण है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कौन सा है, मिट्टी तैयार करना। तो आपको क्या करना है, मिट्टी तैयार कैसी होती है, यानी कृषि पद्धति का प्रथम चरण। यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है कि कृषि पद्धति है उसका प्रथम चरण कौन सा है, तो यानी इसका मिट्टी तैयार करना क्या प्रथम चरण है। दूसरी बात, जुताई किसे कहते हैं, यानी मिट्टी को उल्टने पलटने एवं पोला करना। पोला का अर्थ क्या होता है, उल्टना पलटना ही होता है। ठीक है, करने की प्रक्रिया जुताई कहलाती है। तो सीधी सी बात है, जो भी मिट्टी है उसको उल्टेंगे पलटेंगे, उसको क्या कहेंगे, जुताई कहते हैं। वो कल्टीवेटर द्वारा करो चाहे हल द्वारा करो जुताई,
तो वो जुताई कहलाती है, मिट्टी को उल्टना पलटना। ठीक है, अब क्या है, पोला मिट्टी के हम क्या पढ़ेंगे, लाभ पढ़ेंगे। तो पोला मिट्टी के लाभ, तो पोली मिट्टी की हमने जुताई की, तो जुताई के क्या क्या लाभ हैं, पोली मिट्टी के क्या क्या लाभ हैं, वो हम अभी पढ़ने वाले हैं। देखो पोली मिट्टी है ना, पोली मिट्टी, इसमें जड़ें गहराई तक जाती है क्योंकि वो भुरभुरी हो जाती हैं, जिससे जड़ें आसानी से गहराई तक जा सकती हैं। और यहाँ पर सॉरी पुल्ली कर दी मैंने, सॉरी मिस्टेक हो गई हमारे, तो यहाँ पर पोली है बेटा मेरे प्यारे भाई और बहनों, क्या है, पोली है। तो पोली मिट्टी में गहराई तक जड़ें भी सरलता से श्वसन कर सकती हैं, आसानी से श्वसन भी कर सकती हैं जड़ें। ठीक है ना। पोली मिट्टी, पोली मिट्टी मिट्टी में, पोली मिट्टी है वो मिट्टी में रहने वाले केंचुओं और सूक्ष्म जीवों की वृद्धि करने में सहायता करती है। सीधी सी बात है, पोली मिट्टी है, भुरभुरी मिट्टी है, उसमें मिट्टी में जितने भी केंचुए रहते हैं, सूक्ष्म जीव रहते हैं, उनकी वृद्धि करती है। और ये जीव क्या होते हैं, किसान के मित्र होते हैं। ठीक है, ये जीव क्या करते हैं, क्या होते हैं, किसान के मित्र होते हैं, जो क्या करते हैं, मिट्टी को और पलटकर, मिट्टी को और पलटकर पोला करते हैं। मिट्टी का वो जीव भी, सूक्ष्म जीव भी पोला करते हैं और क्या देते हैं, मृदा को ह्यूमस पैदा करते हैं मृदा में, जिससे ह्यूमस के कारण पौधों की क्या होती है, वृद्धि होती है। तो वृद्धि में ये ह्यूमस लाभदायक होती है। तो मेरे को लगता है यहाँ तक आपको बिल्कुल बात समझ में आ चुकी है। अब आगे और पढ़ लेते हैं। जुताई, जुताई है तो जुताई के लिए उपयोग में आने वाली कृषि औजार, तो सीधी सी बात है, जुताई में कौन कौन से कृषि औजार उपयोग में आते हैं उसका मैं आपको डायग्राम के द्वारा दिखाने वाला हूं। तो आप प्रत्येक प्रत्येक डायग्राम देखो। ठीक है, तो पहला है हल, पहला है क्या है, हल है। देखो ये किसान है। ठीक है, हमारा देश क्या है, कृषि प्रधान देश है भारत। ठीक है, और देखो ये बैलों द्वारा हल, किसान जुताई कर रहा है खेत की। ठीक है, बीजाई नहीं कर रहा है, जुताई कर रहा है। ठीक है, तो ये बैलों के ऊपर है ना, बैलों के ऊपर जो ये लठ है ना, ये वाली सीढ़ी मैंने जो टिक की हैं, इनको बोलते हैं जोत। ठीक है, और जो ये लंबा सिरा है ना, लंबा, ठीक है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक, जो लंबा सिरा ना यहाँ तक, उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं वो सॉरी फाल बोलते हैं, हल सेप्ट बोलते हैं, उसको बोलते हैं हल सेप्ट। ठीक है, ये देखो ये हल रहा आपका, इसमें देख लेते हैं हम। देखो ये हो गया आपका लंबा वाला, जो जो लकड़ी होती है ना सबसे लंबी हल में, वो होती है हल सेप्ट। ठीक है, और नीचे ये जो ज़मीन में चलता है ना लोह और इसका लकड़ी का, उसको बोलते हैं फाल, बोलते हैं उसको बोलते हैं फाल। ठीक है, और ये हल, ये क्या जोत आ गई दो, जो बैलों के ऊपर हम रखते हैं। यहाँ तक बात आपको समझ में आ चुकी होगी। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं, अगला हमारा कुदाली। ये देखो कुदाली, कंधे पे कुदाली लेके, वो गानों भी सुने होगे थे। ठीक है, तो कुदाली, ठीक है, कुदाली, तो यह देखो कुदाली है थारे, इकमा भी देखो जोत है। ठीक है, छड़ है लो की। ठीक है, मूड़ी प्लेट है, जिससे कि जमीन की मिट्टी की जुताई हुआ है, पकड़ना के लिए भी स्टैंड हुआ है, हैंडल हुआ है। ठीक है, तो ये चीज़ ये की कहाँ है, कुदाली का भाग है। कल्टीवेटर, या देखो कल्टीवेटर, या कल्टीवेटर है, कल्टीवेटर से क्या होता है, ट्रैक्टर के द्वारा कल्टीवेटर जुताई होती है, जिससे कम समय में, ठीक है, कम समय में हम अधिक परिश्रम कर सकते हैं, यानी ज़्यादा ज़मीन हम कल्टीवेटर से निकाल सकते हैं। अब हमारा दूसरा टॉपिक है, वो कौन सा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वो है बुवाई। पहला टॉपिक हमारा हो गया कंप्लीट। ठीक है, क्या था, मिट्टी तैयार करना। तो मिट्टी हमने कल्टीवेटर, कुदाली और हल से तैयार कर सकते हैं, ये औजार है मिट्टी तैयार करने के। और मिट्टी तैयार, पोली मिट्टी यानी मिट्टी है, उसको कल्टीवेटर, हल और उसके कुदाली के द्वारा हम मिट्टी तैयार कर सकते हैं, जिसको हम जुताई बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तक बात आपको क्लियर है। ठीक है, अब क्या है बुआई, अब क्या है, बुआई है। ठीक है, अब बुआई, बुआई क्या है, फसल का फसल उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण चरण। तो आपको पूछ ले फसल उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण चरण कौन सा है, तो वो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरे प्यारे भाई बहनों,
वो है बुआई है। ठीक है, क्योंकि इसी समय अच्छी गुणवत्ता वाली साफ एवं स्वस्थ बीजों का चयन किया जाता है। ठीक है, यहाँ तक बात आपको क्लियर है। अब बुआई है वो दो तरीके से होती है, एक तो परंपरागत तरीके से यानी परंपरागत औजारों से, और दूसरा है सीड ड्रिल। सीड ड्रिल, ठीक है, वो भी अभी देख लो। ये देखो, ये है परंपरागत औजार। ठीक है, यानी किसान है, एक किसान इसमें बीज डाल रहा है। ठीक है, एक किसान हल को खींच रहा है। ठीक है, बैलों द्वारा खींचा जाता है, एक ने हल पकड़ रखा है। यह है सीड ड्रिल। सीड यानी बीज, और ड्रिल यानी इन नलकूपों द्वारा जमीन के अंदर चले जाते हैं। अब सीड ड्रिल है, इससे क्या होते हैं, समान दूरी पर तो क्या होते हैं, बीज गिरते हैं, समान दूरी बनी रहती है बीजों के बीच में। और इसमें सीड ड्रिल द्वारा बीज के ऊपर मिट्टी आसानी से आ जाती है, जिससे कोई भी पक्षी है बीज को नहीं खा पाते हैं। ठीक है, और सीड ड्रिल का लाभ क्या है, कम समय में अधिक जमीन है वो आसानी से ट्रैक्टर निकाल लेता है। अब देखो खाद एवं उर्वरक के लाभ। ठीक, अब खाद और उर्वरक, तीसरा हमारा टॉपिक है वो क्या है, खाद एवं उर्वरक मिलाना। ठीक है, यानी फसल पहले जुताई हुई मिट्टी की, फिर बुआई हुई, बुआई के लिए अच्छे बीजों का चयन किया। अब क्या हुआ, फसल उगी, फसल को क्या दिया, खाद दी। खाद क्यों देते हैं, उर्वरक क्यों देते हैं, खाद और उर्वरक में क्या अंतर है, कौन सी बेस्ट है, वो अब इसी में जानेंगे। देखो तो क्या है, वे पदार्थ जिन्हें मिट्टी में पोषक स्तर बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है, उन्हें खाद एवं उर्वरक कहते हैं। तो सीधी सी बात है, मिट्टी है, मिट्टी में पोषक स्तर क्या होता है, जैसे हमें भोजन के लिए पोषक तत्व चाहिए, उसी तरह पौधों के लिए भी मिट्टी से पोषक तत्व जरूरी हैं। ठीक है, हमारे पोषक तत्व कौन से हैं, हमारे हैं कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है, विटामिन है, खनिज लवण है, जल, ये 6 प्रकार के पोषक तत्व हमारे हैं। तो उसी प्रकार खनिज लवण है, जल है, ये भी किसको चाहिए, पौधों को चाहिए। तो इनकी अगर कमी हो गई तो इनकी पूर्ति के लिए जमीन में जो भी मिलाया जाता है उनको क्या बोलते हैं, खाद एवं उर्वरक बोलते हैं। यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं खाद और उर्वरक में अंतर। ठीक है, अब खाद और उर्वरक में अंतर देखो। ठीक है, उर्वरक मानव निर्मित है, सीधी सी बात, उर्वरक का निर्माण कौन करता है, मानव करता है। ठीक है, ठीक है, उर्वरक मानव निर्मित है, जबकि खाद क्या है, खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है। ठीक है, खाद को क्या बोलते हैं, जैविक भी बोलते हैं, जैविक खाद। तो जैविक नाम आ जाए या सीधा खाद आ जाए तो आपको कन्फ्यूजन में नहीं रहना है, एक ही चीज़ होती है। खाद है वो प्राकृतिक पदार्थ है जो गोबर एवं पौधों से के अवशेष के विघटन से प्राप्त होती है। यानी खाद किससे, गोबर से, गोबर जानो ही होते हैं। यानी आपने पशु, गाय भैंस है, आँख के हुए घणो ही गोबर हुए, बाऊ के बने हैं, बढ़िया जैविक खाद बने हैं जो फसल उत्पादन के लिए सबसे बेस्ट हैं। और उर्वरक मानव निर्मित हो, यानी फैक्ट्रियाँ में बनाए जाएँ, उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में होता है, जबकि खाद खेतों में बनाई जाती है, घरों में बनाई जाती है। ठीक है, कहीं भी बना सकते हैं हम। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर। अब आगे उर्वरक, उर्वरक से मिट्टी में ह्यूमस प्राप्त नहीं होती है, सीधी सी बात है, जबकि खाद से मिट्टी को ह्यूमस प्रचुर मात्रा में प्राप्त होती है। क्यों होती है, क्योंकि खाद का विघटन कौन करते हैं, सूक्ष्म जीव करते हैं। और सूक्ष्म जीव मैंने पहले ही बता दिया था मिट्टी तैयार करने में कि क्या करते हैं, ह्यूमस पैदा करते हैं, जो कि फसलों की वृद्धि के लिए बहुत ही लाभदायक होती हैं। अब यहाँ तक बात क्लियर है। दूसरी बात, उर्वरक में पादप, उर्वरक में पादप पोषक जैसे कि इसमें क्या होता है, नाइट्रोजन होता है, फास्फोरस, पोटेशियम प्रचुरता में होते हैं। इसमें अमोनिया भी होती है, अमोनिया। ठीक है, अमोनियम, ठीक है, अमोनिया होती है, अमोनियम सल्फेट होती है। ठीक है, ये तो एन 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 के पी है। ठीक है, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन पोटेशियम फॉस्फेट है। जबकि खाद में पादप पोषक तुलनात्मक रूप से क्या होते हैं, उर्वरक की तुलना में कम होते हैं। ठीक है, यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई। अब देखो खाद का अगर उपयोग करेंगे ज़्यादा, ठीक है, तो क्या होता है, फसलें कमज़ोर भी हो सकती हैं। और उर्वरक का करेंगे तो इससे फसलें भी कमज़ोर होती हैं, मृदाशरण भी होता है, और जल प्रदूषण भी होता है, और मृदा प्रदूषण भी होता है। ये खाद उर्वरक के क्या है, सॉरी, नुकसान है।
तो उर्वरक का उपयोग ज़्यादा नहीं करना चाहिए, खाद का हम कर सकते हैं। ये देखो किसान, प्रत्येक चीज़ मैंने डायग्राम से आपको समझाया है। ये देखो उर्वरक है, ये किसान जो सफ़ेद है ये क्या है, उर्वरक अपने खेतों में छिड़क रहा है। दूसरी बात ये क्या है, ये है खाद, देसी खाद एकदम प्योर गोबर की, ठीक है। तो यह खाद है, यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी आपको। अब खाद के लाभ पढ़ते हैं, ठीक है। खाद के लाभ, जैविक खाद उर्वरक की अपेक्षा अच्छी मानी जाती है। क्यों मानी जाती है, इसके मुख्य कारण अभी हम पढ़ने वाले हैं। पहला कारण क्या है कि इससे मिट्टी की जल धारण क्षमता में वृद्धि होती है। यानी सीधी सी बात यह है कि जो भी खाद को अगर उपयोग कर रहे हैं तो मिट्टी अपना आप ही जल की क्षमता धारण की अधिक हो जाएगी, यानी ज़्यादा जल वो ग्रहण कर सकती है, ठीक है। दूसरी बात, इससे मिट्टी भुरभुरी एवं सुंदर हो जाती है। किससे, जैविक खाद से, जिसके कारण गैसों का विनिमय आसानी से हो जाता है। यानी नाइट्रोजनी स्त्रीकरण आसानी से हो सकता है, ठीक है। अब तीसरा क्या है, इससे मित्र जीवाणु की संख्या में वृद्धि होती है। यानी सीधी सी बात है, जैविक खाद यानी गोबर खाद की हम उपयोग करेंगे तो जीवाणु यानी इसमें सूक्ष्म जीव अवश्य आएंगे, वही अपघटन करते हैं इसका, तो उनकी जीवाणु की संख्या में वृद्धि होंगी, जो क्या होते हैं, फसल के लिए लाभदायक होते हैं। अगला चौथा है, इस जैविक खाद से मिट्टी का गठन सुधर जाता है। ये आपको 4 लाभ याद रखने हैं, ठीक है। चारों लाभ आपको याद रखने हैं। तो ये इसके जैविक खाद के लाभ है, क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उर्वरक से क्या हानि हो, उर्वरक से भी बन सकता है। अब अगला हमारा चौथा टॉपिक है, वो क्या है, सिंचाई, ठीक है। सिंचाई किसे कहते हैं, सीधी सी बात है, निश्चित अंतराल पर खेत में जल देना सिंचाई कहलाता है। यानी बार बार बारंबार, कुछ समय बाद, कुछ घंटों बाद, कुछ 1-2 दिन बाद, यानी कंटिन्यू अंतराल पर जल देना, किसको रे, फसल को, क्या कहलाता है, सिंचाई कहलाता है। यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब सिंचाई के पारंपरिक स्रोत की बात कर लेते हैं, ठीक है। पारंपरिक स्रोत कौन कौन से, अभी देख लो। इसको बोलते हैं मोट या गरनी, ठीक। जो हमारे कुएं होते हैं, पानी निकालते हैं, वही सिस्टम है ये। इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, चेन पंप, ठीक है। इसको बोलते हैं डेकली, इसको बोलते हैं डेकली। और ये है रहट, या इसको बोलते हैं, दूसरा नाम क्या है इसका, उत्तोलक। यानी ये बेल घूमेगा चारों तरफ इसको, और ये घूमेगा तो यहाँ से कनेक्शन है सीधा, इसमें इस नलकूप से कनेक्शन सीधा इस टंकी में जाएगा, इस टंकी में पानी आता रहेगा, ये घूमता रहेगा, और पानी क्या होगा, इन बाल्टियों में भरता रहेगा और पानी खिंडता रहेगा खेतों में, यानी छिड़काव होता रहेगा। या ये होता है, क्या है, रहट या उत्तोलक तंत्र बोलते हैं इसको। यहाँ तक बात आपको सबको समझ में आ गई होगी। अब सिंचाई के आधुनिक स्रोत पढ़ लेते हैं, ठीक है। अब सिंचाई के आधुनिक स्रोत कौन से हैं, सिंचाई का आधुनिक स्रोत है, एक तो नलकूप है, विद्युत पंप है, डीजल पंप है, ड्रिप तंत्र है, फुवारा तंत्र और छिड़काव तंत्र। तो यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, पहली बात इंपॉर्टेंट, कहाँ से क्वेश्चन बनेगा, सिंचाई के आधुनिक स्रोत कौन से हैं, ठीक है। और सिंचाई के पारंपरिक स्रोत कौन से हैं, वो पीछे 4 बताइए, वो पारंपरिक हैं, और ये कौन से हैं, आधुनिक है। यहाँ से क्वेश्चन इनमें दे देगा, निम्न में से कौन सा सिंचाई का आधुनिक स्रोत नहीं है, निम्न में से कौन सा सिंचाई के पारंपरिक स्रोत हैं, निम्न में से कौन सा सिंचाई का आधुनिक स्रोत है, यानी 4 ऑप्शन में से एक आपको मिलेगा। तो ये आपको समझ में आ जाना चाहिए, ये देखो, ठीक है। अब यहाँ पर तो क्या है, ये जो फुवारा पद्धति चली है ना, इसको, ये है फुवारा पद्धति, ठीक है ना, फुवारा पद्धति बोलते हैं इसको, फुवारा पद्धति, ठीक है, फुवारा पद्धति, ठीक है, फुवारा पद्धति हो गई है। अब ये क्या है, ये विद्युत पंप है। देखो
विद्युत पंप ये तो खेतों में लगे हुए हैं, आसानी से आपको पता चल जाएगा। फव्वारा जानो ये जयपुर का फव्वारा कितना प्रसिद्ध है। ठीक है, आगे यह है ड्रीप, यो है ड्रीप तंत्र। ड्रीप तंत्र कौन सा तंत्र है? ड्रीप तंत्र, यह है ड्रीप तंत्र। ठीक है, यानी इसमें क्या होता है, यानी इसमें कुएं पर मोटर लगा दी जाती है और पाइपों का कनेक्शन कहाँ कर दिया जाता है? पाइपों का कनेक्शन कर दिया जाता है जो भी पौधे होते हैं, फसल होती है, उनकी जड़ों में बूंद बूंद, इसको ड्रीप तंत्र को मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर बनता है बूंद बूंद सिंचाई। बूंद 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 सिंचाई। ठीक है, बूंद बूंद सिंचाई किस तंत्र को कहते हैं? तो ड्रीप तंत्र को बूंद बूंद सिंचाई कहते हैं। यहाँ पर आपको समझना है। ठीक है, बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ते हैं आगे। अब अगला हमारा 5वां टॉपिक है, वो कौन सा है? खरपतवार से सुरक्षा। अब सीधी सी बात है, खरपतवार यानी फसल बोएंगे, उसके साथ अवांछित पौधे जरूर उगेंगे। उन अवांछित पौधों को जो फसल के साथ प्राकृतिक रूप से उग जाते हैं, उन्हें खरपतवार कहते हैं। आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा खरपतवार किसे कहते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये बन सकता है, निराई क्या है? ऑप्शन दे देंगे आपको। ठीक है, ऑप्शन दे देंगे सिंचाई, खरपतवार, जुताई, निम्न में से कोई नहीं। तो आपको आंसर क्या होना चाहिए? खरपतवार। यानी खरपतवार को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? खरपतवार को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? निराई कहलाती है। बिल्कुल समझ में आ गया होगा आपको। अब देखो, ये देखो खरपतवार नाशी का छिड़काव कर रहा है। ठीक है, खरपतवार नाशी का छिड़काव यानी फसल है, फसल के साथ ये देखो, फसल के साथ ये अवांछित आवारा ये पौधे उगे हैं ना, इनको बोलते हैं खरपतवार। ठीक है, और खरपतवार नाशी द्वारा, अब देखो यहाँ पर कृषि की समस्याएं, कुप्रभाव एवं बचाव के तरीके। अब खरपतवार है, समस्या खरपतवार है। पहली मोटी समस्या क्या है? खरपतवार। अब खरपतवार फसल के साथ उगने वाले अनावश्यक पौधे को क्या बोलते हैं? खरपतवार बोलते हैं। सीधी सी ये पहचान होगी इसकी। समस्या से फसल पर होने वाला कुप्रभाव, यानी खरपतवार फसल पर क्या करती है? फसल को पर्याप्त पोषक तत्व नहीं मिलते हैं। यानी क्यों कौन मिल रहा है? क्योंकि जो भी फसल का पोषक तत्व बदबे के कर ले खरपतवार खुद ले लें, जय कारण क्यों जय अठे फसल ने पर्याप्त पोषक तत्व नहीं मिलते हैं, फसल को पर्याप्त प्रकाश नहीं मिलता है, क्योंकि ये प्रकाश फसलों वाला कौन ले लेता है? खरपतवार ले लेता है। ठीक है, बचाव के तरीके क्या हैं इसके? खरपतवार से फसल को समय पर क्या करनी चाहिए? निराई। निराई मैंने बताया, यानी फसल खरपतवार को हटाना ही निराई कहलाता है। गुड़ाई करना चाहिए, खरपतवार नाशी का उपयोग करना चाहिए। ये क्या हो गई? इसके उपयोग हो गई, यानी इनका उपयोग बचाव ये तरीके आजमाएंगे तो हम खरपतवार से आसानी से बच सकते हैं। ठीक है, प्राकृतिक प्रकोप, अगला फसल पर कौन सा प्रकोप हो सकता है? प्राकृतिक, जैसे बाढ़, सूखा, सर्दी, आग लग गया, तो इससे फसल को नुकसान होगा। ठीक है, अब क्या नुकसान होगा? बाढ़ आ जाएगी तो पानी भर जाएगा, खाद मिट्टी बह जाती है, फसल का सूखना या आग से जलना, ये इससे नुकसान होगा। अब कैसे हम इसको बचाव कैसे करेंगे प्राकृतिक प्रकोप से? जल निकासी बनाएंगे, यानी अगर बाढ़ आ जाती है तो खेतों में ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि जल आसानी से निकल जाए। सूखा पड़ने पर सिंचाई करना, आग से सुरक्षा के उपाय तैयार करना, ये सारे उपाय हमें आने चाहिए जिससे हम आसानी से क्या करेंगे? फसल को बचा सकेंगे। अगला है कीट या फफूंद, जीवाणु व वायरस द्वारा फसल से रोग हो जाते हैं, तो इसमें क्या फ़र्क पड़ता है? पत्तियाँ कट जाती हैं, तने सूख जाती हैं, फल खराब हो जाते हैं, उत्पादन में कमी आ जाती है। ठीक है, और किस पर प्रभाव पड़ता है? ये पत्ती, तना, फल और खराब होना। ठीक है, अब इससे बचाव क्या करेंगे? कीट, जीवाणु एवं फफूंदनाशकों का क्या करेंगे? छिड़काव करेंगे, जिससे फसल आसानी से बच जाए। ठीक, जानवर से फसल को नुकसान पहुंचाना। ठीक है, जानवर क्या करते हैं? फसल को नुकसान पहुंचाते हैं, फसल को बर्बाद हो जाती है। और बचाव क्या करेंगे? बाड़ लगा सकते हैं, सुरक्षा कर सकते हैं। तो ये सारे क्या हैं? ये सारे क्या हैं? ये हैं सारे कृषि समस्याएं हैं, सारी कृषि समस्याएं हैं, उनके कुप्रभाव हैं और उनसे बचाव के तरीके हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे कटाई। अगला हमारा छठा जो टॉपिक है वो क्या है? कटाई है। फसल पक जाने के बाद उसे काटना क्या कहलाता है? कटाई कहलाता है। यहाँ पर बिल्कुल आपको समझ में आ गया है, फसल अब पक चुकी है। ठीक है, 5 चरणों में हमने पका दी फसल।
अब छठे चरण में क्या करेंगे, फसल की कटाई करेंगे, यानी फसल को काटना ही कटाई कहलाता है। अब कटाई है वो राजस्थान में दरांती द्वारा या हार्वेस्टर मशीन द्वारा की जाती है। हार्वेस्टर मशीन दिखाने वाला हूँ मैं आपको, टेंशन मत करो। काटी गई फसल से बीजों को, काटी गई फसल है उससे क्या करते हैं, बीजों को अलग करते हैं भूसे से, तो इसको बोलते हैं थ्रेसिंग। थ्रेसिंग का भी चित्र दिखाने वाला हूँ, ठीक है। अब आजकल क्या है, ये कार्य कंबाइन मशीन द्वारा किया जाता है, ठीक है। जो हार्वेस्टर और थ्रेसर का क्या है, संयुक्त रूप है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो हार्वेस्टर ये है आपकी कंबाइन मशीन, ये आपको दिख रही है, ये आपकी कंबाइन मशीन, ठीक है। ये क्या करती है, फसल को जो खड़ी होती है फसल को काटती है, और इसमें एक टंकी होती है, उसमें बीज इकट्ठे होते हैं और फसल का कचरा वो खेतों में छिड़काव हो जाता है उसका, ठीक है। अब छोटे किसान क्या करते हैं, छोटे किसान अनाज के दानों को फटक कर अलग करते हैं, जिसे विनोइंग कहते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ पर बन सकता है, यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है कि छोटे किसान अनाज के दानों को फटक कर अलग करते हैं, वो क्या है, ठीक है। 4 ऑप्शन दे देंगे, उसमें विनोइंग भी आपको मिलेगा, तो वो क्या है, विनोइंग है। जैसे ये देखो, ये देखो, ये महिला क्या कर रही है, फटक कर अनाज अलग कर रही है, विनोइंग कर रही है। तो यहाँ तक आपको बिल्कुल समझ में आ गया। अब अगला टॉपिक हमारा क्या है, वो है भंडारण। 7वां टॉपिक, अंतिम चरण कौन सा है, वो भंडारण है, ठीक है। वो क्या है, भंडारण है। तो यानी उत्पाद का भंडारण एक महत्वपूर्ण कार्य है, सीधी सी बात है। इतनी मेहनत की है, तो अगर भंडारण ही नहीं होगा तो फिर वो फायदा क्या, 6 महीने की वो मेहनत है वो पानी में मिल जाएगी। किसान अपनी फसल, किसान है वो अपनी फसल उत्पाद का भंडारण जूट के बोरों में, धातु के बड़े पात्रों में करता है, सीधी सी बात है। यानी आजकल तो प्लास्टिक के कट्टे भी आते हैं, ठीक है। बीजों का बड़े पैमाने पर भंडारण किस में होता है, यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बीजों का बड़े पैमाने पर भंडारण साइलो और भंडार गृहों में किया जाता है, ठीक है। भंडार गृहों में, ये देखो आपके क्या हैं, ये है तो आपका साइलो है, सॉरी ये है आपका साइलो, टंकी है ना बड़ी बड़ी लंबी, और ये है आपका भंडार गृह, भंडार गृह। तो यहाँ तक आप बात बिल्कुल समझ चुके हैं। तो ये आपका लेसन है वो कंप्लीट हो चुका है, कृषि पद्धति। और इसमें आपको मोस्ट क्वेश्चन भी मैं आपके लिए लाने वाला हूँ। और अगला टॉपिक है, हम पढ़ेंगे राजस्थान में उगाई जाने वाली प्रमुख फसलें, ठीक है। इनका स्क्रीनशॉट ले लेना, इसकी पीडीएफ है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आपको वहाँ से डाउनलोड कर लेना। ये इतने शानदार नोट्स है कि आप आसानी से इनको पढ़ लोगे तो आसानी से आपके अच्छे मार्क्स जो भी क्वेश्चन आएगा आप आसानी से कर दोगे। तो आपके लिए दोनों किताब आरबीएससी और एनसीईआरटी दोनों से मिलाकर मैंने ये जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइनें हैं वो लिखी हैं, डायग्राम के माध्यम से समझाया है। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और अपने जितने भी प्यारे भाई बहन हैं, दोस्त हैं, उनको वीडियो ज़्यादा शेयर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा। अगर आप नए हैं, पहली बार हैं, तो आप चैनल को, हमारे चैनल को, यूट्यूब चैनल विश्व इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि हमारे और भी आने वाले शानदार वीडियो रीड के पटवार के आपको आसानी से मिल जाएं, और आपकी तैयारी है वो बेहतरीन हो पाए। तो मेरा बस आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो को शेयर कर देना। तो और कमेंट ज़रूर करना मुझे कि वीडियो कैसा लगा है। तो जय हिंद, जय भारत।